नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का आज 19वां दिन है और जंग के 19वें दिन दुनिया भर के अखबारों के जरिए, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के जरिए कौन सी अहम जानकारियां हैं, कौन सी ऐसी जरूरी खबरें हैं जो मुझ तक पहुंची है, इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिर तक देखेंगे इस वीडियो को तो पता चलेगा कि जंग के मोर्चे पर क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसके मायने क्या है। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो ईरान से आई, इजरायली हमले के बाद आई। ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी माने जाने वाले, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरान के बहुत बड़े रणनीतिकार, ईरान की जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय करने वाले अली लारिजानी कल इजरायली हमले में मारे गए थे। लेकिन तब से लगातार मैं भी और बहुत सारे लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि लारिजानी को इजरायल ने ट्रैक कैसे किया, कैसे टारगेटेड ढंग से लारिजानी को उनके बेटे के साथ या और कुछ लोग थे वहां सीधे अटैक किया और लारिजानी मारे गए। इसको समझने की कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ताबूत की तस्वीरें आई है ईरान से, 2 ताबूत, एक में लारिजानी है उनकी बॉडी और एक उनका बेटा मुर्तजा लारिजानी, चूंकि दोनों की मौत हुई इजरायली हमले में और आज उनका अंतिम संस्कार भी होगा, दफनाया भी जाएगा और अंतिम यात्रा भी निकलेगी, ऐसी तस्वीरें भी आएगी। तो ये क्या हुआ? वो शख्स जो सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद, मारे जाने के बाद, 40 से ज्यादा लीडर्स के मारे जाने के बाद, कमांडर्स के मारे जाने के बाद, जो शख्स ईरान का एक तरह से डिफेक्टो बॉस की तरह था, ईरान के सारे फैसले, अमेरिका और इजराइल पर हमले के फैसले, जवाबी कार्रवाई के फैसले ले रहा था, जिसे माना जा रहा था कि आईआरजीसी का भी करीबी है, सरकार का भी करीबी है और जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनेई उनके भी करीबी हैं और इन सब के बीच जो धुरी का काम कर रहा था, जो अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा था, वो शख्स अचानक इजरायली हमले में टारगेट होता है। तो कैसे, कहां थे लारिजानी? तो बहुत तरह की खबरें अखबारों में छपी है, खंगाली है मैंने खबरें, कम से कम 25 अखबार, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन, यूएस, हर जगह के अखबारों में समझने की कोशिश की। बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं आई है, जो आई है। हमले के वक्त अपनी बेटी के यहां थे लारिजानी। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, लेकिन एक खबर आई है अमेरिकी अखबारों से कि और ईरानी स्टेट मीडिया से कि इजरायली हमले के वक्त अली लारिजानी तेहरान के पर्दिस इलाके में अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। हमले के वक्त उनका बेटा और बॉडीगार्ड भी था और इतना जबरदस्त अटैक हुआ, इतनी जबरदस्त बमबारी हुई टारगेट करके कि बेटा अली लारिजानी और उनके बॉडीगार्ड मारे गए। कुछ और लोग मारे जा सकते हैं, गए होंगे, जिनके बारे में जानकारी नहीं आई है, क्योंकि सिविलियन इलाके में मारा गया, टारगेट किया गया। लेकिन दूसरी खबर भी है, कुछ खबरों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि अली लारिजानी कुछ कमांडर्स के साथ या कुछ लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, किसी गोपनीय ठिकाने पर थे, किसी हाइड आउट पर थे और इजराइल को खबर मिली, रियल लोकेशन इजराइल को मिला और उसके बाद इजराइल ने टारगेट किया। 2 तरह की खबरें, पक्के तौर पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर जगह यही माना जा रहा है कि बेटी के हाथ। इजराइल को कैसे मिली लारिजानी की लोकेशन? अब ये देखिए, सुप्रीम लीडर की लोकेशन मिली थी इजराइल को, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई, उनको मारा गया। कहा यह गया कि सुप्रीम लीडर जानते थे अयतुल्लाह खामेनेई कि हमला होगा, इसलिए उन्होंने छिपने की कोशिश नहीं की है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से। लेकिन अली लारिजानी जब टॉप टारगेट थे 28 फरवरी की घटना के बाद, तो फिर उनकी लोकेशन इजराइल को कैसे मिली? तो एक ईरान इंटरनेशनल अखबार है, हालांकि इस अखबार को माना जाता है कि ईरानी रिजीम के अगेंस्ट है, सऊदी अरब से भी इसका रिश्ता है, ईरान के जो निर्वासित शहजादे हैं रेजा पहलवी, उनसे भी करीबी माना जाता है। लेकिन इस अखबार ने छापा कि एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कि खुफिया एजेंसियों को पिछले 24 घंटे में तेहरान के लोगों से यह जानकारी मिली। इजरायली अधिकारी के हवाले से इस अखबार ने छापा है कि लारिजानी बार बार सार्वजनिक जगहों पर दिख रहे थे, जिसमें कुद्स डे की जो इंटरनेशनल कुद्स डे की रैली थी 13 मार्च को, उसमें दिखे थे, सड़क पर भीड़ के बीच बाकायदा नेतृत्व करते हुए, तमाम खतरों की परवाह किए बगैर। तो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे, जिससे
जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना आसान हो गया, क्योंकि उनकी पब्लिक मूवमेंट थी। इजरायली अधिकारियों ने ऐसा यह भी बताया कि इस वजह से सटीक लोकेशन पहुंचाने में उनके जो तेहरान में कुछ लोग थे, उन्होंने इजरायल को सटीक जानकारी दी और उसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। तो यह दूसरी खबर भी है। अब सवाल यह उठता है, इजरायल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है, कैसे उसने चुन चुनकर ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट किया, चुन चुनकर ईरान के चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे सुप्रीम लीडर और उनके करीबी लोग हों, कैसे एलिमिनेट किया और आगे भी करेगा। ये इजरायल की यही कोशिश है। तो अली लारिजानी के बारे में माना जा रहा था कि हाई वैल्यू टारगेट थे। इजरायल ने एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी इजरायल को मिली। इजरायली एजेंट, ये कई बार खबरें आई है कि मोसाद के एजेंट ईरान में हर ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से जरूरी जानकारियां उनको मिलती है, और इसी वजह से ईरान के किसी भी इलाके में अगर इजरायल टारगेट करता है, हवाई हमले करता है, तो उसे उसके पक्की जानकारी होती है और इसलिए वो पिन पॉइंट करके वहां अटैक करता है। इजरायल ने टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की। इजरायल यूएस और इजरायल का ज्वाइंट ऑपरेशन था, यह भी खबर है। तेहरान के पास परदेश इलाके में हुआ हमला, जो मैंने बताया, लारिजानी के सुरक्षित निजी ठिकाने पर हुआ हमला, हाई वैल्यू टारगेट मानकर पहले से प्लान किया गया। एक वीडियो है लारिजानी का छोटा सा, क्योंकि ये इतने खतरे के बाद सार्वजनिक जगहों पर देखे जा रहे थे और एक तरह से चुनौती दे रहे थे। वो क्या कह रहे थे यूएस को, सीधे इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से इजरायली एजेंसियों ने लारिजानी को ट्रैक किया होगा, ऐसा माना जा रहा था। और सब यही जो इंटेलिजेंस होता है, एक्यूरेसी होती है, उसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मल्टी लेयर इंटेलिजेंस सिस्टम है इजरायल का, और इस पर बिलियंस डॉलर इजरायल खर्च करता है, अमेरिका भी खर्च करता है, सीआईए अमेरिकन एजेंसी, मोसाद इजरायली एजेंसी। और ये पहले भी जब सुप्रीम लीडर की किलिंग हुई थी, तब यह माना जा रहा था कि पल पल की जानकारी सीआईए को मिल रही थी, और इसलिए 28 तारीख का वक्त मुकर्रर सीआईए की सूचना के आधार पर अमेरिका और इजरायल ने किया कि कहां पर सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके 30, 35, 40 लीडर्स मौजूद हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मिला और रियल टाइम लोकेशन के आधार पर वो अटैक हुआ। तो मल्टी लेयर इंटेलिजेंस है इजरायल का। मोसाद का डीप पेनिट्रेशन है, जो कहा जा रहा है मोसाद का ईरान में डीप पेनिट्रेशन है, पैसे खर्च करके, अपने लोग बनाकर, या जिस भी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसी को कहते हैं कि जो वहां उनके जासूस हैं, उनके आदमी। अभी 3 दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने 500 ऐसे जासूसों को पकड़ा। एक खबर आई है कि एक मोसाद के एजेंट को फांसी भी दी गई है। यह है सिग्नल इंटेलिजेंस कि फोन और कम्युनिकेशन की ट्रैकिंग करता है मोसाद और इजरायली एजेंसी। कब किससे बात की जा रही है, उसका लोकेशन क्या है, क्या बात की जा रही है, इंटरसेप्ट भी करता है। हालांकि ईरान ने बहुत मुकम्मल इंतजाम किए थे पिछले साल जून के बाद और खासतौर से जनवरी के बाद कि वो ट्रैकिंग सिस्टम को काउंटर कर सके, लेकिन इजरायल के पास ऐसी व्यवस्था है। सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी, सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए लोकेट करना कि कहां उनको टारगेट करना है। साइबर एक्सेस, डेटा और लोकेशन ट्रैकिंग, साइबर एक्सेस करके मोसाद इस तरह से काम करता है। तो कहा यह जा रहा है कि वो खुलकर घूम रहे थे और वहां मोसाद के एजेंट और उनके जो इजरायली जासूस थे, उन्होंने इजरायल को इन्फॉर्म किया, एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसके बाद वहां पर टारगेट करके उनको, लारिजानी को, उनके बेटे और उनके बॉडीगार्ड, और उसी वक्त कुछ दूसरे हमले में कुछ लीडरशिप से जुड़े दूसरे लोगों की भी मौत हुई, जो आप जान चुके हैं। लारिजानी के मौत के बाद नेतन्याहू आए ऑन कैमरा और उन्होंने कहा, इजरायल के रक्षा मंत्री, हमारे चीफ स्टाफ, मोसाद चीफ, एयरफोर्स चीफ और हमारे सीनियर कमांडरों के साथ पिछले 24 घंटे में हमने इस तानाशाही को खत्म किया, ऐसा दावा किया। खैर वीडियो अभी पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रहा, तो यह दावा किया। और उसके बाद चूंकि नेतन्याहू की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं और इस तरह की चर्चाएं, अफवाह दुनिया भर के अखबारों में, सोशल मीडिया पर, इसलिए यही साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, नेतन्याहू लारिजानी की किलिंग के बाद एक बार आए, श्रेय भी लेना था, क्रेडिट भी लेना था कि हमने एलिमिनेट कर दिया। अपने मोसाद चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, एयरफोर्स चीफ और सीनियर कमांडर्स के साथ नेतन्याहू मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने कैसे ईरान में वहां की लीडरशिप पर टारगेट करके उन्हें खत्म किया, ये नेतन्याहू ने कहा। उसके बाद जब दुनिया भर में यह बात हो रही है कि पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई, उनके साथ लगभग
35-40 लीडरशिप खत्म हुई। उसके बाद और बहुत सारे कमांडर्स, IRGC के कमांडर्स मारे गए। उसके पहले भी बहुत सारे मारे गए थे। लगातार चूंकि इजराइल काम कर रहा है, पिछले साल जून में भी, जनवरी में भी। तो सवाल उठता है ईरान में रिजीम चल कैसे रहा है, वो भी तब जो नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामेनेई, वो किस अवस्था में है, कितने घायल हैं, बुरी तरह से घायल हैं, कोमा में हैं, उनको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। पब्लिक के सामने, जनता के सामने उनका अपीयरेंस नहीं हुआ है, इसलिए कई सवाल हैं कि सिस्टम चल कैसे रहा है। तो यह सवाल पूछा गया अल जजीरा की तरफ से। तो अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा एक मरेगा तो दूसरा आएगा। उन्होंने कहा हमारे पास सुप्रीम लीडर से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब नेता शहीद हो जाता है तो सिस्टम चलता रहता है और उनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों और इजरायलियों ने इस बात को अभी तक क्यों नहीं समझा है कि ईरान के पास मजबूत राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। एक व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति से इस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवस्था चलती रहती है, उसका विकल्प तुरंत उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर कोई विदेश मंत्री भी शहीद हो जाए तो अंततः उसका पद किसी और को जाएगा। और यही बात हो रही है कि इतनी लीडरशिप पर इतना अटैक के बाद, इतने लीडर्स, कमांडर्स को एलिमिनेट करने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद, ईरान उसी तरह से पलटवार कर रहा है। उसी ढंग से वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों पर जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उसको टारगेट कर रहा है। उसी ढंग से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल में तबाही मचा रही है। उसी ढंग से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी मिलिट्री बेस और दूतावासों को टारगेट कर रहा है। तो सवाल उठता है सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अली लारिजानी किस तरह से उनका जो रवैया था, उनकी जो चुनौती थी, वो अमेरिका के लिए बेचैनी की वजह बनती थी। तो आज मैं जरा जानने की कोशिश की कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की किलिंग के बाद अली लारिजानी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे भी नई जो लीडरशिप है उसके भी करीब हैं। तो अली लारिजानी के कई ट्वीट हमने देखे, जैसे लगातार वो अमेरिका को ही टारगेट कर रहे थे। जैसे इस ट्वीट में आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा अगर कर दूं मैं, जैसे इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमेरिका और जियोनिस्ट तानाशाही ने, अमेरिका और इजराइल के लिए बोल रहे हैं, तानाशाही ने ईरानी राष्ट्र के दिल को जला दिया है, हम उनके दिलों को जला देंगे। ये ऑब्वियसली उन्होंने अपनी भाषा में लिखी होगी, इसका हम तर्जुमा बता रहे हैं, हिंदी तर्जुमा। उसी तरह से जंग के लिए कुछ ट्वीट से ही नहीं जीता, जंग सिर्फ कुछ ट्वीट से नहीं जीता जा सकता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गलती का आपको अफसोस नहीं होगा। ये ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए लारिजानी ने 12 मार्च को कहा था, और 1 मार्च का है। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर इजरायली और अमेरिकी हमले में जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं वो शिकार हुए थे। उसके बाद 8 मार्च को कहा लारिजानी ने कि हम ट्रंप को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे नेता और लोगों को शहीद किया गया। ये 8 मार्च को कहा। मतलब एक तरह से लगातार अमेरिका के सामने चैलेंजर की तरह थे और उनके बयान ज्यादातर अमेरिका को टारगेट कर रहे थे। मिस्टर हेक्स, एक उनका ट्वीट है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो पीट हेग्सेथ थे, 13 मार्च को जब ईरान की सड़कों पर इंटरनेशनल कूड्स डे के मौके पर हजारों लोग निकले और उसमें ईरान की लीडरशिप भी थी, जिसमें ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, विदेश मंत्री अरागची और बहुत सारे लीडर, न्यायपालिका के चीफ, कमांडर्स, बहुत सारे लीडर, कई मिनिस्टर्स थे। उस भीड़ का हिस्सा उसमें अली लारिजानी भी थे, तब जबकि ये टॉप टारगेट थे। उसके बावजूद तब शाम को अमेरिका ने 10 लीडर्स के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया और सब पर 10-10 मिलियन का इनाम जारी किया, जिसमें जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनका भी नाम है, कुछ और लीडर्स के और इनके भी नाम थे। तो पीट हेग्सेथ ने, जो अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा कि ईरान की लीडरशिप गायब है, अंडरग्राउंड है, जैसे चूहे गायब हो जाते हैं। तो उन्हीं को जवाब दिया मिस्टर हेग्सेथ, हमारे नेता पहले भी लोगों के बीच थे और अब भी हैं। आपके नेता एप्स्टीन आइलैंड पर 13 मार्च का है, और 13 मार्च वो दिन था जिस दिन, उसी दिन की यह तस्वीर है जिस दिन अली लारिजानी वहां ईरान की सड़कों पर दिखे थे। उसके बाद जो लगातार, उसके पहले और उसके बाद जो लगातार बमों के निशाने पर ईरान की लीडरशिप है, उसका असर यह है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। उसका असर यह है कि एक एक करके जैसे वहां के लीडरशिप को हटाया जा रहा है। तो अली मुस्तफा, माफ करें, अयतुल्ला अली खामेनेई, इनकी किलिंग हुई।
इनके बेटे ने इनकी जगह ले ली, मुस्तफा खामेनी, जो अभी किस हाल में है उसके बारे में पक्के तौर पर जानकारी नहीं है। उसके बाद अली लारिजानी जो हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थे, इनको एलिमिनेट कर दिया गया, इनकी हत्या हो गई। उसके बाद एक हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल के थे, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद मोहम्मद पोक पौर, कमांडर इन चीफ IRGC, इनकी हत्या हो गई। उसके बाद अजीज नसीरादे, डिफेंस मिनिस्टर, इनकी हत्या हुई। अब इसमें से मसूद पेजिस्कियन अभी बाकी है, मतलब राष्ट्रपति है, कहने का मतलब राष्ट्रपति हैं। मतलब इस लिस्ट में 4, 3, 7 लोग हैं, उनमें से 4 लोग, 5 लोग मारे जा चुके। उसी तरह से दूसरी लिस्ट है जो वहां की लीडरशिप की है, समझने के लिए जो इनर सर्किल में लोग हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, सीनियर जो माने जाते हैं सुप्रीम लीडर के करीबी, और ये फिर यहाँ डिफेंस में जो लोग हैं उनमें चीफ ऑफ स्टाफ ईरान के आर्म फोर्सेज के, इनकी हत्या हो गई। ये कमांडर ऑफ बासिज, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी हत्या हुई। कल की किलिंग में, मतलब 16 की रात को, जो जिसमें वो मारे गए अली लारिजानी, उसी में है। हेड ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, इनकी हत्या हो गई। इंटेलिजेंस चीफ, इनकी हत्या हो गई। ये हेड ऑफ ईरान से एडवांस वेपन प्रोग्राम, इनकी हत्या हो गई। अब इनमें से 2 लीडर ऐसे भी हैं जो अमेरिका की तरफ से जो $10-10 मिलियन का अवार्ड घोषित किया गया है, माफ करिए, अवार्ड घोषित किया गया है, उसमें भी 2 लीडर मौजूद हैं जो अभी ईरान की लीडरशिप में। और यही इसमें अली लारिजानी का भी नाम था, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ जो इजरायली हमले हुए टारगेटेड, उसका वो हिस्सा बने। आज रात दुश्मन का आसमान जलेगा, माजिद मौसवी हैं IRGC कमांडर, उन्होंने कहा है कि आज रात दुश्मन का आसमान तुम्हें और भी ज़्यादा देखने लायक लगेगा, हम कभी भी दुश्मन को जीत हासिल नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने फारसी में ट्वीट किया है आज तड़के 18 तारीख को। तो इसका मतलब जवाबी कार्रवाई लगातार ईरान की तरफ से जारी है और जारी रहेगी, जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि ईरान जवाब देने लायक नहीं बचे, जो अभी दिख नहीं रहा है। ईरान में मोसाद के जासूस, 500 जासूस की खबर आई थी परसों। आज ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में कोरुस कायवानी नाम के शख्स को फांसी दे दी। इस पर संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें, अहम जानकारियां मोसाद को देने के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा मुकर्रर करने के बाद इन्हें फांसी दे दी गई और बड़े पैमाने पर वहां ऐसे जासूसों की अब ईरान में तलाश शुरू हो गई। लारिजानी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से 61वां ये मिसाइलों की खेप दागी गई है। ये हर रोज ऐसे मिसाइलें ईरान की तरफ से 2 बार 3 बार दागी जाती है। अभी इसको माना जा रहा है कि 61वीं बार मिसाइल दागी गई है। बारह एक तस्वीर मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचा हूं। ये जर्नलिस्ट हैं माधुरेन, जो न्यूज़ नेशन के लिए काम करते हैं। ईरान की तरफ से हमले में जो इजराइल में तबाही हो रही है, उसका एक वीडियो है, मैं आप जरा। पूरे ही प्लेटफॉर्म के रूफटॉप को छेदते हुए ईरानी मिसाइलों ने स्ट्राइक किया है। उस होलोन के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, मिसाइल के स्ट्राइक होने के बाद इस पूरे ही रेलवे स्टेशन की क्या हालत है। इसी प्लेटफॉर्म पे गिरी है मिसाइल, और मिसाइल का वॉरहेड ये पूरे ही प्लेटफॉर्म के रूफटॉप को छेदते हुए, देखते हुए कुछ इस तरह से नीचे चलाया। और ये पूरा का पूरा हिस्सा देखिए किस तरह से इस वक्त जो है दरअसल ढेर हो चुका है। यहाँ के पिलर्स हो, यहाँ का रूफटॉप का पूरा जो स्टील और लोहे का जो हिस्सा है, ये भी दरअसल आप देखिए किस तरह से गिरा हुआ है। समूचा जो वॉरहेड है उसने कुछ इस तरह से इस रूफटॉप को फायर्स किया, छेदा और नीचे की तरफ चले आया, जिसके कारण आप देखिए किस तरह से ये पूरा एरिया जो है। ये न्यूज़ नेशन के जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से ही ये वीडियो दिखा रहा हूँ। मतलब ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इजराइल पर, तेल अवीव पर, जेरूसलम पर और बहुत सारे शहरों पर, वहाँ से भी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, बावजूद इसके कि वहाँ बहुत चीज़ शूट नहीं कर सकते, बहुत तरह की सेंसरशिप है, बहुत जगह शायद नहीं भी जाने दिया जाता, ऐसी भी खबरें आ रही है। लेकिन मधुरेन एक शानदार भारतीय रिपोर्टर है और लगातार वहाँ से ऐसी तस्वीरें अपने चैनल न्यूज़ नेशन के लिए दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, और भी कई तस्वीरें आई है इजराइल में
जो ईरान की मिसाइलों से तबाही हुई। ईरान ने खाड़ी देशों पर दागे मिसाइल और ड्रोन। एक खबर आई कि ईरान में खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ये हमले लारिजानी की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई में किए गए। हमले के बाद कई जगह आग लगने और नुकसान की खबर है। ये अल जजीरा समेत दुनिया भर के अखबारों में ये खबरें छपी है। अब बात आती है ट्रंप साहब की। पहले भी मैंने बात की थी, एक अकेला फंसा हॉर्मुज में। ट्रंप वो शख्सियत हैं जो दुनिया के सबसे बड़े दादा, डॉन, सरगना की तरह काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं, कई बार लगता है एक ऐसा दादा, एक सरफिरा सनकी, एक ऐसा शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति के ओहदे पर है जिसके लिए पूरी दुनिया, उसके लिए पूरी दुनिया की ऐसी कोई हैसियत नहीं, और वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह से बर्ताव कर सकता है, जिस पर टैरिफ लगा सकता है, जिस पर हमले कर सकता है, जिसके राष्ट्रपति को उठा सकता है और जिसके सुप्रीम लीडर को किलिंग का शिकार बना सकता है। तो इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप फंसे हैं हॉर्मुज में। जंग के 18वें 19वें दिन, सब एक्चुअली 12-13 दिन के बाद से जब लड़ाई हॉर्मुज की तरफ शिफ्ट हुई, तब ट्रंप और अमेरिका की हालत खराब हुई कि अब करें तो करें क्या। तो ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों से मदद मांगी थी, सबने इनकार कर दिया। लगातार मैं भी वीडियो में बता रहा हूं, हर देश ने जब इनकी लड़ाई में, इनकी जंग में हॉर्मुज में आकर लड़ने से इनकार कर दिया, युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया, तब इनकी बौखलाहट हर रोज उनके बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्वीट में दिखती है। तो आज उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप ने 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, मतलब नेटो की मदद चाहिए भी नहीं भी चाहिए, हमें तुमने मदद नहीं की, ये भी कंप्लेन कर रहे हो, साथ में ये भी कर रहे तुम्हारी मदद की हमें जरूरत नहीं थी, हम सबसे मजबूत हैं, लेकिन तुम मदद करते तो बेहतर होता, लेकिन हमें तुमसे मदद की उम्मीद नहीं थी, और फिर ये तुमने नहीं की तो भी अच्छी बात है। इसी तरह का इन्होंने लिखा है कि हमें ईरान में नेटो की मदद चाहिए, उसी में फिर कह रहे हैं नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा, फिर उसी में कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमें नेटो की मदद चाहिए ही नहीं, फिर कह रहे हैं हम, मुझे नेटो के रवैये से आश्चर्य नहीं, फिर कह रहे नेटो कभी वक्त पर मदद नहीं करता, ईरान मिलिट्री पूरी तरह से खत्म। साथ में ये भी कह रहे ईरान पूरी तरह से फिनिश है, मिलिट्री के लेवल पर, नौसेना के लेवल पर, एयरफोर्स के लेवल पर कुछ बचा नहीं ईरान के पास। ईरान अब कभी धमकी नहीं दे पाएगा हम दुनिया। और अंत में कहते हैं नेटो के देश से हमें मदद नहीं चाहिए, ना चीन से चाहिए, ना किसी से चाहिए, ना जापान से चाहिए, ना ऑस्ट्रेलिया से। चूंकि सबने मना कर दिया तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कह रहा है मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, हम ही सबसे ताकतवर हैं, हम ही सबसे सुपर पावर हैं, और हम जो डिसाइड करेंगे वो काफ़ी है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ये ट्रंप ने फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। उसके बाद बहुत जगह ये खबरें आ रही है विदेशी अखबारों में, जैसे ये खबर छपी है WSJ में, ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे की किस तरह, न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद, NYT में, कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर कैसे कब्जे की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप, या इरादा रखते हैं, तैयारी कब्जे की कर रहे होंगे। कब्जा करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सी चीज है, लेकिन ट्रंप ऐसा इरादा रखते हैं, ऐसी खबरें छप रही है। उसी में चूंकि ट्रंप का एक बयान है कि 1988 में ट्रंप ने कहा था, तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, सपना देखते होंगे प्रेसिडेंट बनने का, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिकी फोर्सेज पर अटैक किया तो मैं खार्ग आइलैंड पर कार्रवाई करूंगा और वहां जाकर अपने कब्जे में कर लूंगा। ये ट्रंप ने तब कहा था, मतलब 37 साल पहले। और उसके बाद अब खार्ग आइलैंड पर अटैक हुआ, अभी पता होगा 3 दिन पहले किस तरह से अमेरिका ने वहां टारगेटेड अटैक किया और उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या IRGC के एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया, यह दावा किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन खार्ग में मामला वो नहीं है। अमेरिकी अखबार मान रहे हैं कि ट्रंप की कोशिश या मंशा कुछ और भी हो सकती, क्योंकि खार्ग वो अहम आइलैंड है जहां ईरान का, ये आइलैंड की तस्वीर है, जहां से ईरान का 90% जो तेल है एक्सपोर्ट होता है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। ईरान का जो मेनलैंड है, जमीनी सीमा है, वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, और छोटा सा आइलैंड है, 25 से 27 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है, लेकिन बहुत ही रिच है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट, तेल एक्सपोर्ट हब है। और यहां पर अगर ईरान को डिस्टर्ब किया या यहां पर अमेरिकी पहुंच गए तो ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान की पूरी इकोनॉमी, ईरान का सब कुछ बहुत अमेरिका के कंट्रोल में हो सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ये जोखिम मोल लेगा?
कि खार्ग पर अटैक करके या खार्ग को कब्जे करने की कोशिश करे, और क्या अमेरिका के लिए मुमकिन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे थिंक टैंक के हवाले से अमेरिकी अखबारों में छप रहे हैं। ये साथ में ये भी कि नामुमकिन है। अभी तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई है, उसके बाद कल आपने सुना होगा देर शाम बहुत सारे ऐसे अमेरिकी सीनेटर्स हैं, चाहे ट्रंप की पार्टी में, विपक्ष की तो छोड़ दीजिए, या बहुत सारे उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो भी मान रहे हैं ट्रंप के रवैये को लेकर। उनकी भी नाराज़गी है कि ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया वो सही नहीं है, जंग की ज़रूरत नहीं थी, ईरान इतना बड़ा थ्रेट अभी नहीं था कि बहाना करके ईरान पर अटैक किया। उसी में जो टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल थे, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जो केंट ने रिजाइन किया और उन्होंने यही लिखा कि ईरान युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप को सीधा लिखा कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कहना था कि अमेरिका को ईरान से कोई तत्काल खतरा नहीं था, ये युद्ध ज़रूरी नहीं था, इसलिए इस युद्ध का मैं समर्थन नहीं कर सकता, और ऐसे करके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल ऐसी खबरें लगातार अमेरिका से आ रही है कि वहाँ बहुत सारे लोग नाराज़। लेकिन अली लारिजानी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें ईरान से आने लगी। जनाजा उनका निकल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, और उसके बाद उनका सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, या ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, IRGC की लीडरशिप पर की स्ट्रेटजी में कोई बदलाव आएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल नमस्कार।